वाइड है, तो इसको लर्न करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। तो सबसे पहले अपन जो ध्यान देंगे वो अपन देंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। द रीजन इज कि अपन लोग यहाँ पे मैं आ रही हूँ, आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, थ्योरेटिकल लिखवा रही हूँ एंड जा रही हूँ, कोई रीजन ही निकलेगा उसका, मतलब कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। क्यों? वी आर नॉट गोइंग टू गिव द कॉलेज एग्जाम्स। हम लोग यहाँ पे क्या करें, जेएलओ के लिए प्रिपेयर करें। जेएलओ का सबसे पहली बात है कि फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपना माइंड परसेप्शन रखना है और फिर अपन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात आती है मेमोराइजेशन, दैट इज याद करना। किसको याद करना? पार्ट्स को। क्योंकि लास्ट ईयर में अपन लोगों ने देखा, अगर अपन एनालिसिस करें तो पार्ट्स आते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है सीपीसी का, तो उसमें सीधा आप कहते हो हेडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेमोराइजेशन ऑफ पार्ट्स। सेकेंडली सेक्शंस। पार्ट्स की जगह आप चैप्टर्स भी लिख सकते हो, चैप्टर्स सेक्शंस। ठीक है, कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करना। परसेप्ट कहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, अपील कहाँ दे रखी है, सेकंड अपील कहाँ दे रखी है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया अपना सेक्शंस। इसके अंदर साथ में क्या है अपना ऑर्डर, तो आप ऑर्डर्स लिख सकते हैं। ऑर्डर्स में क्या होते हैं? रूल्स, तो अपन साथ में क्या लिख सकते हैं? रूल्स। अपन लोग कह सकते हैं ओवरऑल कि अपन लोगों को रेंज याद करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट की जो रेंज याद करना है वो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक अपने आप में आपको रेंज में 5 to 6 मार्क्स दिलवा जाती है जेलो में, और एक या दो नंबर आरडीएस में दिलवा दी जाती है। क्यों? सीधा क्वेश्चन आता है टाइटल बेस्ड। सेकेंडली हम लोगों को सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? टाइम बेस्ड आते हैं, स्टेजेस बेस्ड आते हैं, कि दैट पर्टिकुलर थिंग हैपेंड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट और आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। यानी कि निर्णय आने से पहले हुआ है या निर्णय आने के बाद हुआ है, अपील के उपरांत हुआ है या बिफोर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज हुआ है, यानी कि विवादित तथ्य है, विवादित बिंदु है, उनके पहले हुआ है या उनके बाद हुआ है, तो दैट इज स्टेजेस। स्टेजेस को मेमोराइज करने में भी क्या आती है, आपको प्रॉब्लम आती है ही नहीं, क्योंकि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनते हैं, स्टेजेस के ऊपर। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली अपन बोल सकते हैं 4 क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम के ऊपर। पूछ लेते हैं कि आपका कैबिनेट है वो कितने टाइम में फाइल हो सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, 90 डेज नहीं याद रहा तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। 4 ऑप्शन यही मिलेंगे आपको। क्यों? मेजरली अपन ये चीज देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम सीपीसी में यही 4 आपको टाइम दे रखा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन को जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम को भी रिकॉल करने में, याद करने में आती है। थर्डली स्टेजेस हो गया, टाइम हो गया एंड अथॉरिटी। ये कुछ ना कुछ अपन कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा आप बताइए और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट टाइम के नीचे क्या लिख रखा है मैम आपने? ये अथॉरिटी। कि अथॉरिटी क्या है, मतलब कि जो पर्टिकुलर पास कर रहे जजमेंट, वेदर इट इज ऑफ कमीशन, वेदर इट इज ऑफ रिसीवर, वेदर द जज पास दिस जजमेंट और समथिंग एल्स। ठीक है, कि ये जो ऑर्डर है वो क्या है, तो ये सब चीजें हैं, ये बता रही हूँ अथॉरिटी। और बताइए केस लॉज है कि मानती हूँ कि सीपीसी में बहुत कम केस लॉज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है नहीं याद रहते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे केस लॉज है, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग और दिस इज ओनली द पैटर्न ऑफ जेएलओ। सिर्फ जेएलओ का पैटर्न यही है। जेएलओ में सेक्शन बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड, टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, केस लॉ। अमेंडमेंट्स 2002 के अमेंडमेंट्स आते हैं, कुछ सेक्शंस जैसे फुटनोट्स में आपको अमेंडमेंट्स, अभी अपन अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे। 2 अमेंडमेंट्स हुए थे। ठीक है, एक तो दो बड़े फेमस अमेंडमेंट्स थे 1977 में 2000 में, और सब मेजरली जो क्वेश्चंस बनते हैं 2000 के अमेंडमेंट से बनते हैं। अगर बन गए तो बाकी इतना इन डेप्थ होता नहीं है जेएलओ का पेपर। हाँ, आपके ये अमेंडमेंट्स आरजीएस प्री में जरूर काम आएंगे, तो आरजीएस प्री में फुटनोट से क्वेश्चन आने लगे, तो पैटर्न चेंज हो गया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेएलओ का भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि जिस टाइम लास्ट टाइम जो स्ट्रेंथ थी ऑब्वियसली उससे ज्यादा बैठी, अभी और कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। काफी सारे बच्चे जो आप बोल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए, आरपीसी की 3 वैकेंसीज निकली है, किसकी निकली? असिस्टेंट प्रोफेसर। अब एबीओ की निकलेगी और एक है जेएलओ। तो मेजरली स्टूडेंट
स्टूडेंट जेलों में बैठेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एलएलबी पास वाला लास्ट अपेयरिंग वाला बच्चा भी बैठेगा और जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है वो भी बैठेगा। और फिर आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। मेजरली ऑफ स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि मास्टर्स कर चुके और वो भी नेट क्वालिफाइड हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी भरो। अब एपीओ का भी अभी तक वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई तो भी उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया दे। इसका रीजन है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है, आपके पास में सिलेबस कंसाइज है कि नहीं। कोई कुछ कोई डाउट है? नितिशा जी आपको कोई डाउट है? हाँ जी, तो ये जो है इसका सबसे मेन रीजन है कि इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है। सिलेबस में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशन एंड प्लेइंग एंड ड्राफ्टिंग, है कि नहीं, और एविडेंस, ये इतना सिलेबस। अब देखिए, अगर आप सीपीसी प्रिपेयर करते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रिपेयर हो जाएगी। दो सिलेबस आप दो जो कहते हैं ना सब्जेक्ट्स, वो आपके एक सब्जेक्ट में से ही कंप्लीट हो जाए। सेकेंडली लिमिटेशन, तो मेरी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहेगी कि मैं हर चीज को लिमिटेशन से इंटरलिंक करते हुए चलूं, क्योंकि जैसे आईपीसी सीआरपी मतलब सीआरपीसी आईपीसी के बिना अधूरा है, वैसे क्या है सीपीसी भी लिमिटेशन के बिना अधूरा है। अपन मैंने ये बोला मैं पढ़ा रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ लिंक करते हुए चलेंगे अपन। ये नहीं कि सीपीसी है तो सीपीसी पढ़ लिया कंप्लीट हो गया, नहीं। थिंकिंग इज नेसेसरी, इससे कि आपका रिकॉल होता है, प्रोविजंस वो आपके रिकॉल होते रहे, ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो लिमिटेशन है वो भी अपन कहीं कह सकते हैं कहीं ना कहीं तो आर्टिकल बेस पीछे के टाइम पीरियड है वो आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि अपन लिंक करते हुए चलेंगे कि किसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या देखा था कि अपने को टाइम वाले क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। तो जो मेरा मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, सीपीसी और लिमिटेशन का भी कौन सा टाइम पीरियड, आर्टिकल वाला तो पीछे डिस्क्राइब कर, ठीक है। सो दिस इज ओनली द सिनेरियो ऑफ कि अपन लोग कैसे पढ़ेंगे। सेकेंडली, याद नहीं रहता तो याद रहने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, ट्रिक्स होती है। ऑब्वियसली बात है, अपन क्या क्या याद रखती है, सीआरपीसी भी याद रखना, साथ में 158 सेक्शन सीपीसी के याद रखना, 51 ऑर्डर उनके रूल्स याद रखना, अगर आरजीएस की प्रिपरेशन करो तो आईपीसी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रिक्स लेके चलेंगे कि कैसे कैसे अपन इसको याद कर सकते ताकि अपने लंबे समय तक अपने माइंड में ये चीज सेट रहे। और अगर आप उसी पैटर्न में याद करते हुए चलोगे तो एग्जाम इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप डायरेक्ट से बाहर कुछ आए। अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अपन लोग अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अपन लोग डायरेक्ट से बाहर चीजें देखते हैं, अरे ये बुक आ गई, गाइड आ गई, परीक्षा मंथन ले लिया, उसमें केस लो लगाना शुरू कर दिया, ये कर दिया। यू हार्डली हैव इन 2.5 months, देखा जाए 2.5 महीने का टारगेट लेके चलो, 2.5 महीने बाद कभी भी जेलो हो सकता है। क्यों, 1 महीना आपका फॉर्म भी लिखा है, उसके बाद में आपका 1 महीना कभी भी जेलो हो सकता है। लास्ट टाइम में 2019 में हुआ था, नवंबर तक क्या चले थे, फॉर्म चल रहे थे, और अभी भी आगे शायद 24-25 दिसंबर को क्या हो गया थे, जेल हो गया है कि नहीं। इतने कम शॉर्ट टाइम पीरियड में हो गया था, मतलब आपके अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुए, नवंबर में एंड और दिसंबर में आपका जेल हो गया। अप्रॉक्स 2.5 मंथ में यहाँ पे भी जेल होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। मैं नहीं कह रही कि है ही, क्योंकि आई एम नॉट दैट अथॉरिटी, लेकिन आप टाइम पीरियड ऐसे एस्टिमेट करके चलते। अब 2.5 महीने के अंदर अपना फोकस क्या होना चाहिए, बेयरएक्स। सेकेंडली, टेस्ट दो यहाँ पे आकर के, जो भी आपकी सीरीज है रेलेवेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका टेस्ट दी, जितना पढ़ो उसको रिकॉल करो और उसको आकर के यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ लोगे बेसिक कर लोगे, लेकिन जब तक आप उसको उसका आउटकम कुछ नहीं निकलेगा, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड है वो स्पेस नहीं बनाएगा। और माइंड में स्पेस बनना जरूरी है ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स भी रिकॉल कर सको, अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सको। तो टेस्ट इज
एज इम्पोर्टेंट एज योर स्टडी, स्टडी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, +1 ही मान लो। बिना टेस्ट के चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें परफेक्शन ला सको। और अगर एक बार आपने इस सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया ना सीपीसी के ऊपर, तो ये मान के चलो सीपीसी के 25 क्वेश्चन तो है ही, प्लस रीडिंग ड्राफ्टिंग के भी 15 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, प्लस लिमिटेशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन मान लो इसी टाइम पीरियड में से आएंगे जो आपको पढ़ाने वाले। लिमिटेशन अलग से चलेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वहां से तो आप 15 क्वेश्चन करोगे, लेकिन इन लेक्चर से क्या करोगे अब आप खुद देख लीजिए। इट इज अप्रॉक्स 40 to 45 मार्क्स आप अपने आप में, 40 to 45 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स, क्वेश्चंस आप अपने आप में सही कर रहे हो। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक 120 to 150। एक जर्नल हो तो फिर आपको कम से कम मान लो 160 आपका टारगेट होना चाहिए इस बार, 160 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए इस बार। रीजन है कंपटीशन है, काफी टाइम बाद में हो रहा है एग्जाम, बच्चे बैठेंगे, पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली बात है स्कोर भी आगे जाएगा। हाँ, इसके साथ और एग्जाम्स क्लैश होते तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि समहाउ मतलब कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती, लेकिन अभी अपन ने देखा कि कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जा रही है। तो हम लोगों को एटलीस्ट हम 120 to 130 मार्क्स तो प्रूव हुए। सिर्फ एक सब्जेक्ट से हमें इतना फायदा हो रहा है तो फिर कितनी कमांड कर लेना इस सब्जेक्ट में कि 120 to 130 मार्क्स से अपना एक सब्जेक्ट इकलौता दिलवा के जा रहा है, तो अपन लोगों को और आगे मतलब ही नहीं। आप इसके अंदर करो, आपको सीआरपीसी उसमें करो, पॉलिसी में करो, कहीं ना कहीं लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपका थोड़ा, बाकी लैंग्वेज तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करता, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन लैंग्वेज में आप इतना परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो इतना वाइड है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले आपको नहीं पता। ये एटलीस्ट इतने कंसाइज तो कि बेरेक से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। बेरेक से बाहर क्या जा सकता है? केस लॉस, केसेस भी किसमें सबसे ज्यादा? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा। सीपीसी में से बहुत मिनिमम केसेस बनते हैं, जो बनते 10 से 15 केस वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाहर केसेस मैंने देखे नहीं प्रीवियस ईयर के, चाहे आप जुडिशरी के पेपर देख लो चाहे आप जेल के पेपर देख लो, केसेस ना बनते कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें भी पता है नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए हैं, बस बार बार में कोई ओमिट हो रहा है, कोई आर्टिकल वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, कुछ अपन लोगों को इसको एग्जीक्यूट इंटरप्रिटेट करना है उस आर्टिकल को, उसके लिए केस लॉ निकाल दिया। अब एक 42nd अमेंडमेंट है, उसके लिए कितने सारे केस लॉज है। अब अपने आप में देखो उसमें कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए, जितने भी है ना ये A, B, C वाले जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस जिनको ऐड किया गया, ऑलमोस्ट 42nd अमेंडमेंट, और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ऐसा ना बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जब अपन सीपीसी पढ़ेंगे ना, सी कॉन्स्टिट्यूशन इज द गुड नॉर्म्स, अगर आप देखोगे कि वो एक बेस है हर उसका, तो वही ना कहीं पे जब हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अपन ले दे करके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ ही जाते हैं। लेट्स से एग्जांपल अपन ने रिव्यू पढ़ा सीपीसी, ठीक है, हम लोग रिव्यू क्या जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये कि सेक्शन 114 में है प्लस ऑर्डर 47 देखो, कितना ही जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिव्यू अपना माइंड सेट कितना चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीआरपीसी का रिव्यू याद आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो करना ही है, प्लस 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अपन क्या करने वाले, एआरएम खुलेगा, एआरएम खुलेगा तो ये सारे, क्योंकि लैंडमार्क केस है किसके ऊपर, रिव्यू के ऊपर, इंटरलिंकिंग सीधा यहाँ से यहाँ पे आ गई। शायद आपने कभी इतना परसेप्शन लगाया और ये कहीं ना कहीं पे आईपीसी में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, रिव्यू का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। आरएस नायक वर्सेस एआर अंकुले रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स। तो हम लोग को जो पेपर का पैटर्न है ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करनी स्टडी, ठीक है, इस पेपर पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है उसको ध्यान रखते हुए अपन लोगों को क्या करना है, आगे की पढ़ाई करनी है। अब देखिए मेमोराइजेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या रहती है। अब जैसे सीपीसी है, सीपीसी ऑब्वियसली बात है, सीपीसी का मैं तो कह रही हूँ सारे के सारे जितने भी एक्ट्स है उनके आप साइटेशन को ध्यान रखो। जैसे सीपीसी की क्या साइटेशन है, एक्ट नंबर, उम्र क्या है, क्यों, ये बेसिक क्वेश्चन है, आरजेएस का भी फेवरेट क्वेश्चन है और सीपीसी का भी क्वेश्चन है कि हाँ सीपीसी अपन ने 5 साल का सीपीसी, और कब पैदा हुआ था, 1908 में पैदा हुआ था, डेट कौन सी होगी इसकी, एनेक्टमेंट डेट कौन सी है, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट डेट, तो ये एनफोर्स कब हुआ था, एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909 और एनेक्ट हुआ था ये मतलब कि
1 मार्च 1908। अब देखो आजादी से पहले तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं, तो क्या थी उस टाइम पे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट जनवरी 1909, एक साल बाद आया था। ऑलमोस्ट एक्ट्स ऐसे होते हैं 1 या 2 साल बाद में आते हैं, बहुत कम होता है कि उसी ईयर आ जाए। अब आने लगे उसी ईयर, मतलब जैसे कि आपका 2015 में कोई एक्ट पास है तो 2015 में ही उसको एनफोर्स करवा देगा। अब उस टाइम प्रेसिडेंट होते नहीं थे, उस टाइम क्या होता था? लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि उस टाइम पे जैसे गवर्नर जनरल हो गए आपके, ठीक है, वो था क्योंकि आजादी से पहले की बात थी तो ब्रिटिश इंडिया था। अब ये तो क्या है, ये दीज आर ऑल आर द बेसिक। ध्यान अपन को ये नहीं देना कि एनेक्ट, हाँ ये आपको देना है, हर उसमें देना है कि एनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, एक्ट नंबर क्या है। अपने रूम में जाकर के एक एक सब्जेक्ट मेंशन कर लीजिए, इधर यहाँ लिखिए एक्ट नंबर, यहाँ लिखिए एनफोर्समेंट डेट, यहाँ लिखिए क्या एनेक्टमेंट डेट, और आगे लिखिए गजट पब्लिकेशन। रीजन है सबका जो आपके आरजीएस के सिलेबस में, सिर्फ जेएलओ का नहीं, जेएलओ का तो करना ही करना है, साथ में आरजीएस का भी। क्यों? एक क्वेश्चन बनना कंफर्म। आपके किसी भी एक्ट का देख लो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो इंटरप्रिटेशन हो, चाहे कोई भी जो भी कॉडिफाइड हो, ठीक है, तो ये आपके कंफर्म है। अब सेकेंडली चीज देखिए कि जो आपका सीपीसी वो एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, नाम है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, बट उसमें क्या है सब्सटेंटिव लॉज भी है कि नहीं, साधुत आप बोल सकते हो एक तरीके से कानून है, और इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो आप अपन ये बोलेंगे ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, यानी कि प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या ये सब्सटेंटिव नेचर भी है। क्यों? इसमें सेक्शंस भी ये लिखे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो सीपीसी में एक तो है सेक्शन वाला पार्ट, एक तो कौन सा वाला, ऑर्डर वाला पार्ट। एक तो सेक्शन वाला पार्ट, एक आपका ऑर्डर वाला पार्ट। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने, 158, या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 51 है कि नहीं? टोटल नंबर मैंने क्या बोला आपको, जो आपकी पहली चीज रहेगी जेएलओ के अंदर पढ़ने से पहले, दैट इज रेंज, कि हर चैप्टर का हर पार्ट का अपन ये देखेंगे कि रेंज क्या है, उसको याद करने का तरीका क्या है। क्यों याद नहीं रहता, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि आप पढ़ नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है 3 ईयर पास किया, 5 ईयर पढ़ करके आए हो, ऐसे थोड़ी ना पढ़कर आए हो, एग्जाम भी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपका मेमोराइजेशन नहीं है। और दूसरी चीज की क्या नहीं पढ़ना, वो कौन करता है, वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है कि क्या नहीं पढ़, क्यों पढ़ेंगे तो हम पूरा बेयर एक्ट, अभी तो पॉसिबल नहीं कि पूरा बेयर एक्ट हम ध्यान रखें, तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्या क्या एलिमिनेट करें, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। अब देखिए जैसे सेक्शन है 150, ऑर्डर 51। इससे पहले मैं एक चीज करके चलूंगी, एक बड़ा प्यारा सा मैक्सियम है, दैट इज ओनली जस्ट ईवी रेमेडी। ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये टॉट का भी है, आप बोलोगे टॉट आ गया मैडम, है ना, टॉट का है, लेकिन ये सीपीसी का है। एक सीपीसी का सबसे जो कहते हैं ना बेसिक मैक्सियम, जिसके ऊपर पूरा सिविल लॉ बेस्ड, सिविल लॉ डजंट इंक्लूड, सिविल ऑफेंस डजंट इंक्लूड की प्रॉपर्टी के मैटर हो गए, डजंट इंक्लूड मनी मैटर हो गए, इंक्लूड्स व्हाट, तो सेक्शन 9 में लिस्ट प्रोवाइड है। हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आते हैं सिविल वाद के अंदर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे सिविल वाद में। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, है कि नहीं, यानी कि जहां पे अधिकार है वहां पे आप अनुतोष मांग सकते हो, where there is a right there is a remedy, exactly। अब क्या है, जैसे कि सीपीसी है या फिर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है, ये भी सिविल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। तो सब्सटेंटिव लॉ का काम क्या है, टू प्रोवाइड राइट्स। कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपको, स्टेट प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, मानते हो कि नहीं? अब प्रोसीजर, अब ऑर्डर का काम क्या है, टू एनफोर्स देम, ठीक है, तो इन राइट्स को, जो प्रोवाइडेड राइट्स है उनको एनफोर्स करवाने के लिए, यानी कि लागू करवाने के लिए क्या है, आपके प्रोसीजर है कि किस तरीके से अगर आपकी कोई भी विधि
ये उल्लंघन हो जाता है, यानी वायलेशन ऑफ राइट हो जाता है जो सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो उनको किस तरीके से आप अनुतोष ले सकते हो प्रोसीजर के थ्रू। तो वो प्रोसीजर कहाँ दे रखा है, ऑर्डर्स में। तो एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। सब्सटेंटिव का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द राइट्स। प्रोसीजरल का काम क्या होता है, इन राइट्स को एनफोर्स करवाना, ठीक है। इतनी सी बात है। अब दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, क्योंकि सी दीज आर द बेसिक्स। क्योंकि आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, माइंड में परसेप्शन ऐसे रहते हैं, और ये बेसिक्स है ना, काम आएंगे, यहाँ काम नहीं आएंगे, आप सीधे इंटरव्यू में काम आएंगे। अब आप सोच रहे हो मैम पहले रिटर्न तो क्लियर हो जाए, फिर इंटरव्यू के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती। इंटरव्यू के लिए वही होता है जो आप क्लास में सुनो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब क्या पूछ लिया कि भाई सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्री का भी क्वेश्चन है, या आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है। एक प्रूडेंट मैन क्या बोलेगा, सर जहां पे प्रॉपर्टी सिविल वाद आ जाए वहीं पे सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर है वो बेस्ड है। गलत है। वो प्रूडेंट मैन है, वो पढ़ा हुआ नहीं है लॉ को, इसलिए वो ये बात बोल सकता है। आपको क्या बोलना है कि सिविल लॉ है वो किस पे बेस्ड है, रूल ऑफ प्रीपोंडेंस। प्रीपोंडेंस या आप बोल सकते हो और पॉसिबिलिटी, ठीक है। जबकि क्रिमिनल लॉ किस के ऊपर बेस्ड है, क्रिमिनल लॉ बेस्ड है आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। निसंदेह है किसी चीज को साबित करना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जैसे अब रूल ऑफ प्रीपोंडेंस है, बहुत कहते हो ना, बहुत बार रिपीटेटिवली यहाँ पता नहीं पूछा गया नहीं, आरजीएस में दिल्ली का भी बड़ा फेमस हो है और पूछा जा सकता है, क्योंकि एक इंटरव्यू का भी कह सकते हैं सवाल बनता है, और इतना आपको पता भी होना चाहिए दैट अगली बार से कोई चीज बोले कि सिविल लॉ किस चीज के ऊपर बेस्ड है, माइंड में सीधा रूल ऑफ प्रीपोंडेंस आना चाहिए, नहीं कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मनी रिकवरी पे बेस्ड है, रेंट एग्रीमेंट पे बेस्ड है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव दिस, ठीक है। अब देखिए रूल ऑफ प्रीपोंडेंस क्या है, सीपीसी है। ऑब्वियसली बात है, गलती क्या होती है, जैसे अपन एक प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, एक प्रॉपर्टी है, आपने आपकी प्रॉपर्टी थी, दूसरे पर्सन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सर आपका नाम और सर आपका, हाँ। अब शुभम जी की प्रॉपर्टी थी, राहुल जी वहां पे आकर क्या कर लेते, कब्जा कर लेते। अब दोनों में क्या होती है, आपस में लड़ाई होती है। उन्होंने भी हो सकता है उनसे थोड़ी सी डिस्प्यूट कर लिया और लड़ाई कर ली हो। मानते राहुल जी की गलती कि उन्होंने इतने टाइम से रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा था, कब्जा कर रखा था संपत्ति पे, लेकिन शुभम जी की भी गलती कि उन्होंने मारपीट क्यों करी, ठीक है। शुभम जी बोले चलो हम जाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देखेगा कि जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, ठीक है, जिसका केस भारी है, जिसका पलड़ा भारी है, जो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लाके दे रहा है, उसकी तरफ क्या कर देगा, उसकी तरफ क्या कर, वो विनर पार्टी बन जाएगी, उसके फेवर में क्या कर देगा, जजमेंट पास कर देगा। अगर शुभम जी ने प्रूव कर दिया कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, देखो पानी का बिल मेरे नाम है, तो आपको मिल जाएगी। उन्होंने प्रूव कर दिया राहुल जी ने कि नहीं देखिए मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, ये आकर मेरे पे गलत दावा कर दिया, तो उनके नाम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया कि जिसका पलड़ा भारी उसी की सरकार, है कि नहीं। जिसकी वोट्स ज्यादा होते हैं, अपन देखते हैं ना, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। आप मैं यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ वो नहीं कर रही, लेकिन क्या होती है अपने यहाँ पे मेजर जो पार्टी वो क्या है, कांग्रेस है और बीजेपी है कि नहीं। कुछ लोग फेवर करेंगे कांग्रेस का, कुछ लोग फेवर करेंगे बीजेपी का, लेकिन जीतता कौन है, जिसकी मेजोरिटी हो जाती है, जिसके पलड़े में ज्यादा वोट्स होते हैं वही जीत जाता है। ऐसे के जिसके पलड़े, जिसकी स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग होगी जिस पार्टी की, दैट इज द विनर पार्टी, और जिसकी नहीं होगी वो होगी डिफॉल्टर पार्टी। तो इसके अंदर क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि 60%, 60:40 की हो गई, तो 60 वाला तो जीत गया, 40 वाला रह गया। क्यों, क्योंकि सिविल में क्या होता है कि अनुतोष जो रिलीफ होता है ना, वो दोनों पार्टीज को देना होता है। लेट्स से एग्जांपल, अगर शुभम जी जीत जाते हैं, तो आपने जो उनके साथ, राहुल जी के साथ में जो गलत बोला, जो गलत किया, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो दैट इज रूल ऑफ प्रीपोंडेंस, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि जिसका पलड़ा भारी उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, उसी की जीत निश्चित है, ठीक है। दैट इज रूल ऑफ प्रीपोंडेंस। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसका एग्जाम्पल लेके चलिए आप।
सपोज करिए एक ए पर्सन है, उन्होंने क्या किया, बी पर्सन का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद में संदेह हुआ पुलिस को कि ए ने ही मर्डर किया होगा और उसको अरेस्ट कर लिया। अब ठीक है, अरेस्ट हो गया। अब जब तक वो पुलिस कस्टडी में है तब तक अगर वो कन्फेस भी कर देता है ना कि हाँ मैंने मर्डर किया, वो मान्य नहीं होगा एज पर एविडेंस एक्ट। मानते हो कि नहीं? 25 पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के इन्फ्लुएंस में आकर के करते हैं तो वो मान्य नहीं माना जाए। लेकिन अगर उसने ये बात बता दी कि जिस धारदार हथियार से, यानी कि चाकू है जिससे मैंने मर्डर किया, वो मैंने मेरे बरामदे के अंदर छिपा रखा, तो जैसे ही पुलिस जाएगी वहां बरामदे के अंदर उसको बरामद करेगी, ठीक है, बरामद करते ही उसमें क्या होंगे, फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ए के, और जैसे ही वो डिस्कवर कर लिया, फिंगरप्रिंट्स मिल गए, तो ये निसंदेह साबित हो जाएगा कि मर्डर ए ने ही किया है। अब कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि मर्डर ए ने नहीं किया। मान लो कि दैट इज रूल ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि अगर एक भी डाउट बच जाता है, अगर सपोज फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिले उसके ऊपर, तो भी क्या होगा, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो हमेशा डिफेंडेंट एक्यूज को दिया है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड। So these are the basic things कि आपको पता होना चाहिए that civil law is based on rule of preponderance while criminal law is based on beyond reasonable doubt. क्लियर हुआ? ऑनलाइन में क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप निसंदेह कोई चीज को साबित नहीं करोगे तो वो कुछ ना कुछ संदेह रह जाएगा, और कुछ ना कुछ संदेह रह गया तो आप क्या कर दोगे, आप एक्यूज को ये बेनिफिट ले सकते हैं, सी देखिए सर इसमें तो मेरे निशान ही नहीं है, अभी तो मेरे को जबरदस्ती 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उन्होंने बोला, ठीक है, और इन्होंने अगर बरामद कर भी लिया तो रैंडमली किया है, मैंने तो किया ही ना मर्डर, तो दैट इज इट। और अब ये है, और क्रिमिनल तो क्या है, देखो क्रिमिनल लॉ का तो ये कि आप लोग को इंटरेस्ट भी आता है कि डे टू डे लाइफ में अपनी घटना होती रहती है। सिविल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सीबीसी को हाथ पे लगाते हुए आपको बोरियत महसूस होती है, दैट इज द ट्रू रियलिटी, ठीक है, बोरियत महसूस होती है, अरे लंबा थोड़ा सब्जेक्ट है, क्या प्रॉपर्टी मैट ऐसे लेते रहते हैं, ए है, लेट्स अज्यूम ए है, ये बी की प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी। माय थिंग इज कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आप लोग यहाँ पे प्लेंटिफ होंगे, आप लोग यहाँ पे डिफेंडेंट होंगे, आपकी प्रॉपर्टी नुकसान हुआ तो आपको, फायदा हुआ तो आपको, ठीक है, सो दैट इज द थिंग। पर अब आपको क्या है कि इंटरेस्टिंग हो ना हो, आप लोगों को ट्रिक्स याद रखनी है और उससे लर्न करना है, क्योंकि अपना एम सिर्फ एक ही है, कंपटीशन क्रैक करना। अपना एम ये नहीं है कि पीएचडी की डिग्री हासिल करना सीबीसी, तो कट टू कट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ पे अपन को पता है कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं आएगा, थ्योरेटिकल यहाँ पे नहीं है, सब्जेक्टिव तो है ही नहीं आपका पेपर, ऑब्जेक्टिव है, तो अपन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेट्स से अगर हमें काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में डिफरेंस पढ़ना है, दोनों कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लोबली यहाँ पे काउंटर क्लेम पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे, उनके वो पढ़ेंगे, अपन की ऑर्डर्स है, रूल्स है, उनकी केस लॉ है तो वो पढ़ेंगे। बट ये नहीं कि यहाँ पे मैं बेसिस काउंटर क्लेम सेट ऑफ लिखिए, पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, नो। क्यों? क्योंकि जैसा आपका एग्जाम है वही आपका पैटर्न है टेस्ट सीरीज में, और वही आपको दे, ठीक है, तो वो फोकस रखना, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं, 2.5 महीने में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना, तो रिमेंबर दैट थिंग। और जहां तक जितना पॉसिबल हो सके तो एटलीस्ट ये जो चीजें हैं इनको तो आप यहीं पे लर्न करिए जितना यहाँ पे पढ़ाया जाए, और उसके बाद में आप क्या फर्दर अपना आगे प्रोसीड कर सकते। अब देखिए, एक तो क्या रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज क्या है। अब एक अपन छोटी सी स्टोरी लेके चलते हैं ताकि एक तो क्या आपके माइंडसेट तो अपन आगे पढ़े तो आपका ये रहे कि हम लोगों को इसी डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, ये प्रॉपर्टी है पी, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी पी जो आपकी है, और उसमें रॉन्गफुल पोजेशन किसने कर रखा है, राहुल जी ने कर रखा है, तो ये हो गए शुभम, ये हो गए राहुल, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी पी है, तो पी के ऊपर इन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और इन्होंने बोला कि इस पे तो मैंने पोजेशन जमा रखा है, तो
दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हुई कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी, वो बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो अपन उस डिस्प्यूट को क्या बोल देंगे, कॉज ऑफ एक्शन। कुछ नहीं होता कॉज ऑफ एक्शन, वो पूछना ना वाद हेतु क्या होता है। वाद हेतु सिंपल सी बात है कि एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज दैट इज वाद हेतु, यानी कि जो भी डिस्प्यूट हुआ पार्टीज के बीच में वो क्या हो गया, वाद हेतु। आपकी प्रॉपर्टी थी, आप दावा लेकर के जा रहे हो तो आप क्या हो गए, प्लेंटिफ, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं वो क्या हो गया, डिपेंडेंट। अब क्रिमिनल लॉ में ये इक्विवेलेंट है, ये क्या हो गए, विक्टिम, और ये क्या हो गए, एक्यूज्ड हो गए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, बहुत बेसिक से लेके चल रही है ये चीजें। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, डिस्प्यूट हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन ने, कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वाद हेतु। जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जिस चीज के ऊपर, क्योंकि अपने वाद हेतु जो कॉज ऑफ एक्शन है उन्हीं के ऊपर आपके इश्यूज बनते हैं, इस वजह से कॉज ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होगा तो आपकी कोई प्लान एडमिट ही नहीं होगी। हम लोगों को अलग से ग्राउंड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर 7 रूल 11 में भी 6 ग्राउंड्स क्या दे रखे हैं, हम लोग यहीं से ग्राउंड्स डिटरमाइन कर लेंगे, जब तक वहां पहुंचेंगे ना तब तक आप ग्राउंड्स अपने आप बताओगे, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन हो गया। अब क्या हुआ, शुभम जी ने बोला कि भाई तूने गलत किया, अपनी दोस्ती थी, तूने गलत किया तो मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जाके शुभम जी क्या करेंगे, सूट फाइल करेंगे। अब ठीक है, बीइंग एन एडवोकेट आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडवोकेट नहीं होते तो आप एडवोकेट अपॉइंट करते कि नहीं। आपने क्या किया, शुभम जी ने एडवोकेट अपॉइंट कर दिया, उस एडवोकेट ने क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, क्या की सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, एडवोकेट अपॉइंट हुआ, सूट इंस्टीट्यूट हुआ। अब राहुल जी को सपना तो नहीं आता ना कि मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है, कौन दिलवाएगा वो सपने, कोर्ट दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा, इनवाइट करेगा कि राहुल जी आप आइए कोर्ट के अंदर और आकर के अपना डिफेंस रखिए। तो किसके थ्रू दिलवाएगा, समन जारी करेगा, करेगा कि नहीं, समन की तामील करवाएगा डिपेंडेंट के ऊपर कि भाई आप आइए, क्योंकि आपके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए शुभम जी ने कि आपने रॉन्गफुल पोजेशन कर रखा है, इसको किराए पे दे दिया, इससे जो भी बेनिफिट है वो भी आप ले रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, समन जारी कर दिया। अब जैसे ही समन जारी हुआ तो ये अपना क्या करेंगे, डिफेंस रखेंगे। किसके थ्रू रखेंगे, रिटन स्टेटमेंट के थ्रू रखेंगे, ठीक है। अब इसने क्या सूट इंस्टीट्यूट किया। अब सूट जब वाद इंस्टीट्यूट करता है, कोई एडवोकेट एक सूट इंस्टीट्यूट करता है तो जाके सीधा कोर्ट में ये तो बोलेगा नहीं कि सर यही है मेरी क्लाइंट है, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया। कोर्ट क्या बोलेगा, हर चीज डॉक्यूमेंट्स में लेकर आइए, क्योंकि कागज की बहुत इंपॉर्टेंस है कोर्ट में, हर चीज डॉक्यूमेंट्स में होती है। इवन दो एविडेंस एक्ट का एक गोल्डन रूल है, दैट इज ओरल इज एक्सक्लूडेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 91 एंड 92 गोल्डन रूल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंपॉर्टेंट है, आपकी जो रेलिवेंट चीज है ना वही पढ़ा रही हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं कि जहां तक हो सके अगर मौखिक आपके जो है साक्ष्य तो उसकी जगह, अगर लिखित साक्ष्य तो आप लिखित दस्तावेजों को भी पेश करिए, क्योंकि अगर आपने एक बार लिखित दस्तावेज पेश कर दिए तो मौखिक आपके अपने आप खुद जाएगी। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सक्लूडेड बाय ओरल इफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो अब क्या सूट आपने किसके थ्रू इंस्टीट्यूट किया था, प्लांट के थ्रू, क्योंकि प्लांटिफ है ना, तो प्लांट के थ्रू आप क्या करोगे, सूट इंस्टीट्यूट करोगे। समन जारी हुआ डिफेंडेंट को, राहुल जी को समन जारी हुआ, उन्होंने क्या किया, रिटन स्टेटमेंट के थ्रू अपना क्या रखा, डिफेंस रखा, रख दिया, अपना पक्ष रखेंगे। अब क्या होता है कि राहुल जी को और शुभम जी दोनों को क्या किया जाता है, कोर्ट बोलता है कि भाई दोनों आ जाओ, आप लोग, आपने भी अपना रख दिया, उन्होंने भी अपना रख दिया। मैं जब तक अब परीक्षा नहीं लूंगा, आप लोगों की एग्जामिनेशन नहीं करूंगा, मेरे को समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल मैटर क्या, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कोर्ट में पेश होने के लिए, तो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बोल सकते हैं अपन, यानी कि पक्षकारों का उपसंजित और अनुपसंजित होना, यानी अपीयरेंस भी हो सकता है आप में से कोई आए नहीं आओगे तो उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो अपन पढ़ेंगे। अपीयर हो गए तो फिर आगे की क्या प्रोसीडिंग रहेगी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, जैसे ही आप अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद में क्या होगा,
आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी कि नहीं? तो पक्षकारों की जब परीक्षा होती है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी। भाई आपसे पूछा जाएगा ना, कोर्ट ये पूछेगा कि क्या वाकई में इनके बीच में डिस्प्यूट है, ये यूं ही गुस्से में आकर के बोल दिया कि मैं तेरे खिलाफ करूंगा, तू मेरे खिलाफ करना, क्योंकि इंडिया है, आधे से ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं, उनको भी पता है, फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, एग्जामिनेशन के थ्रू तो डिटरमाइन करेगा ना कि आपकी माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। मनोस्थिति परीक्षा के थ्रू ही माइंड करी जाती है। क्यों आप किसी से ये नहीं बोल सकते भाई तू बता सच सच क्या है, तेरे को इसकी कसम है। ये सब चीजें है ना, इन फिल्मों में, नॉर्मल जिंदगी में ऐसे होता है, कसम वसम कुछ नहीं होती। कोर्ट है वो एग्जामिनेशन करेगा, फिर निकलवाएगा कि इनका माइंडसेट क्या है। जैसे ही माइंडसेट निकलवा लेते हैं, फिर कोर्ट को लगता है कि नहीं वाकई में भी केस तो है, इनके बीच में लड़ाई है, ये यूं ही नहीं आया, तो क्या कर देगा, इश्यूज फ्रेम कर देगा इशू फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, स्पेशली जब आप जजमेंट होते हैं, यानी कि विवादक बिंदु है उनको निर्धारित कर देगा कि इनके और इनके बीच में क्या विवाद है, यानी कि जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है, कि क्योंकि लड़ाई हुई है, अब लड़ाई क्या आपका कॉज ऑफ एक्शन है, उसी के बेसिस पे क्या होंगे आपके इशू क्या है वो फ्रेम कर देगा। इशू फ्रेम करने का काम किसका होता है, हमेशा कोर्ट का ही होता है। एक्सेप्शन केस है, एक अपन वहां एक्सेप्शन पढ़ेंगे ऑर्डर 14 में कि कहाँ पे पार्टीज फ्रेम कर सकते, लेकिन पार्टी सिर्फ सजेस्ट करती है, फ्रेम हमेशा कोर्ट करेगा, ये जनरल रूल, ध्यान रखो। जैसे ही इशू फ्रेम कर दिए, कोर्ट क्या बोलेगा, एक डेट फिक्स कर देगा कि शुभम जी को आना है, राहुल जी को आना है, दैट से 1 जनवरी उन्होंने फिक्स कर दिया, 1 जनवरी 2000, तो ये क्या होगी, डेट फिक्स होगी। तो फर्स्ट हियरिंग हम लिख सकते हैं, या फर्स्ट हियरिंग शुरू हो गई। अब हो सकता है कि मामला इतना छोटा हो, या हो सकता है कि राहुल जी ने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई मेरा ही गलती थी कि मैंने यहाँ पे पोजेशन जमा के बैठा है, और सर कोई बात नहीं मैं खाली कर दूंगा। तो कोर्ट क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा पहली हियरिंग पे, या तो डिस्पोज ऑफ करेगा यानी मामले का निपटारा कर देगा, और अगर मामले का निपटारा नहीं करता तो फिर क्या कर देगा, तो कार्रवाई आगे होगी। अब आगे की कार्रवाई क्या, शुभम जी अपने एविडेंस लेकर आएंगे, राहुल जी अपने एविडेंस लेकर के आएंगे, ठीक है। एविडेंस किसके थ्रू लेकर आए जाते हैं, विटनेस के थ्रू। तो विटनेस को क्या किया जाता है, समन जारी किया जाता है, ये बोला जाता है या तो आप खुद आइए, आपकी परीक्षा होगी, या आपके पास कोई दस्तावेज है तो उनको लेकर के आइए। तो समन है वो दोनों चीजों के लिए जारी हो सकता है, इंसान की खुद की अपीयरेंस के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी, और दस्तावेज के लिए भी। तो क्या होगा, विटनेसेस को बुलाया जाएगा। जैसे ही विटनेस को बुलाया गया तो क्या हो जाएगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी, और कोई एविडेंस है वो क्या जाएगा। जब तक आप परीक्षा ले रहे हो, एविडेंस कर रहे हो, तो तब तक आप क्या करते हो, आप जो कार्रवाई है ना उसको स्थगित कर देते हो, रोक देते हो। क्यों, उनके एविडेंसेस चलते होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स आए हुए रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप गए कोर्ट में साथ में पेश लेके खड़ाइए, टाइम लगता है चीजों को, तो क्या हो जाएगी, अगर कुछ टाइम के लिए होगी तो एडजर्नमेंट भी पास कर सकता है इफ नेसेसरी, एडजर्नमेंट इफ नेसेसरी। अब जैसे ही कोर्ट ने विटनेस आ गए, उनकी सुनवाई कर ली, कोर्ट क्या बोल देगा, अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनल हियरिंग करेगा कोर्ट, फाइनल हियरिंग करने के बाद में कोर्ट क्या कर देगा, अपना decision। अब आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी उसमें न्यूज़पेपर्स में कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो क्या बोलते हैं, न्यायालय ने अपना निर्णय है वो सुरक्षित रख लिया है, और कुछ टाइम बाद में क्या होगा, उसको सुना देगा। हो सकता है कि फाइनल हियरिंग वाले दिन ही सुना दे, और हो सकता है कि कुछ एक सर्टेन डेट है वो कोर्ट बोलते कि इस दिन हम लोग सुनाएंगे, तो क्या कर देगा, जजमेंट सुना देगा।